Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equation Essence. This is Ifra and I'm going to start chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. Before starting the chapter, I'm going to ask you one question. What do you mean by geometry? Geometry से आप लोग क्या समझते हैं? यूक्लिड्स की अभी बात नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज जियो एंड अदर इज मेट्री। जियो क्योंकि हमने एसएसटी या साइंस में पढ़ा होगा, जब भी जियो की बात होती है तो हमेशा वो अर्थ की बात करते हैं, जियोथर्मल, अर्थ से रिलेटेड वाली बात। मेट्री मीन्स टू मेजर, अर्थ से कोई भी चीज को मेजर करने को हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब क्योंकि अभी तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजें, टेक्निक्स आ गई हैं, हम उनसे नई नई चीजें कर सकते हैं, लेकिन तब के टाइम पर सिर्फ एक चीज थी कि अर्थ से लेकर हम कोई भी चीज को मेजर करें, किसी की भी लेंथ को, किसी की भी चौड़ाई को, तो उसे हम ज्योमेट्री का नाम ले लेते थे। अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उनसे नई नई चीजें आ रही हैं, और उसी वजह से ये जो ज्योमेट्री है एक बहुत ही वास्ट एरिया बन चुका है मैथमेटिक्स। इन दिस चैप्टर हम किसके बारे में बात करेंगे? हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। यूक्लिड ने ज्योमेट्री की ऐसी कौन कौन सी टर्म्स हमें बताई हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हमें बताई हैं जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमें नई नई चीजें बताई जाएंगी, नई नई टेक्निक्स बताई जाएंगी, नई नई डेफिनेशन दी जाएंगी, नए नए एग्जाम्स दिए जाएंगे, नए नए पोस्टुलेट्स दिए जाएंगे। किसके थ्रू? यूक्लिड्स के थ्रू। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में भी देखा होगा, न्यूटन ने देखा एक सेब गिरा। जब सेब गिरा तब उसने सोचा कि सेब क्यों गिरा, सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर क्यों नहीं गिरा। तब हमें पता चला ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन उससे पहले सेब गिरते नहीं होंगे, उससे पहले भी सेब गिरते होंगे, लेकिन सोचा किसने? न्यूटन ने। उसी तरीके से यूक्लिड ने नई नई चीजें बताई, किसके थ्रू? ज्योमेट्री के थ्रू। कैसे कैसे मेजरमेंट हुई होगी, लाइन को कैसे बताएंगे, लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, लाइन को जब तोड़ेंगे तब क्या होगा। तो उस तरीके से यूक्लिड ने हमें कुछ एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स बताए हैं। अब एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स जो है वो ऑलरेडी गिवन आपको रिजल्ट्स बताए हुए होंगे, जो प्रूवन नहीं होंगे, जो उन्होंने अपनी तजुर्बे से आपको रिजल्ट्स पहले ही दे दिए हैं, उन्हें हम एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स कहेंगे। तो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स और थ्योरम के बीच में यही डिफरेंस होता है कि थ्योरम क्या होती है? थ्योरम हमें एक कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और हमें उसे प्रूव करना होता है। जैसे कि एक थ्योरम है जो बहुत ही सिंपल थ्योरम है कि एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसमें एंगल्स का डिफरेंस हो जाता है, लेंथ का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन उनका सम 180 डिग्री ही रहता है। तो दिस इज द थ्योरम that every angle or sum of a triangle or sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. This is theorem and this has to be proven with the help of such some examples. वो हम आगे chapters में देखेंगे कि वो कैसे prove हो रहे हैं। लेकिन यही difference आता है axioms में, postulates में और theorem में। axioms and postulates जो हैं वो already आपके results given है, जबकि theorem जो है वो आपके statements हैं जिन्हें हम prove करते हैं। So let's start axiom and postulates first. So what are axioms or postulates? Axioms and postulates are the assumption which are obvious universal truth. जैसे कि न्यूटन के केस में, न्यूटन जब पेड़ के नीचे लेटे तो ऊपर से सेब गिरा, तो सेब गिरा इज एक्सियम और पोस्टुलेट। जो गिरना ही गिरना है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। But the theorems are the statements which are proved using definition, axioms, previously proved statements and deductive reasoning. उसके बाद जब न्यूटन ने सोचा कि वो सेब क्यों गिरा, तो वो बनकर आई थ्योरम कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा। जब वो ऊपर से नीचे गिरा उसकी स्पीड क्या हुई होगी, तो उसके गिरने से ही तो रिलेटेड हुई सारी चीजें। इट मीन्स
एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के यूज में करते हैं। जो ऑलरेडी गिवन हमारे पास डेफिनेशन है उनको यूज करते हैं थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो अब हम लेट अस फाइंड आउट नाउ कि यूक्लिड ने ऐसे कौन कौन से डेफिनेशन दिए हैं, कौन कौन से एक्सियम्स दिए हैं, कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए हैं जिन्हें हम आगे एज अ रिजल्ट यूज करेंगे फॉर ज्योमेट्री। So let's start. So now let's talk about some definitions. A point is that which has no part. A point is that which has no part. मतलब पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं है, पॉइंट एक पॉइंट है। A line is a breathless length. एक लाइन जो है उसकी कोई भी ब्रेथ नहीं है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसमें हम कोई कभी ज्यादती नहीं कर सकते। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। कोई भी एक लाइन के एंड्स को पॉइंट्स कहेंगे। यस, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑफ ऑन इटसेल्फ। आप लोगों को पता है दो लाइन को जब हम मिक्स करेंगे, दो लाइन जब हम बनाएंगे तो वो दो पॉइंट्स के थ्रू बनाएंगे। अब एक स्ट्रेट लाइन तभी भी हमें बनानी होगी तो हमें उस स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स है उन्हें इवनली रखना पड़ेगा। अगर हम उन्हें इवन सीधे 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 रखेंगे तभी एक स्ट्रेट लाइन बन पाएगी। अगर ऊपर नीचे होंगे तो लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं, जिगजैग या वेवी हो जाएगी। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब एक सरफेस आता है, कोई भी एक सरफेस है, जैसे कि ये एक सरफेस है, बोर्ड एक सरफेस है, तो बोर्ड की हमेशा दो चीजें हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। एक 2D सरफेस या सिर्फ सरफेस की दो ही चीजें होंगी, लेंथ एंड ब्रेथ। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अगर हमने इस बोर्ड को ही देख लिया और इस बोर्ड के हमने कॉर्नर्स को देख लिया तो ये यहां से यहां तक जो होगा ये एक क्या है, दीज आर द लाइन्स। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself. कोई भी एक प्लेन सरफेस जो है वो स्ट्रेट लाइंस के अंदर वाला ही कहलाया जाएगा अगर वो प्लेन सरफेस है। अगर वो कर्व सरफेस है तो फिर वो लाइंस स्ट्रेट नहीं होगी। So these are some definitions which Euclid have been talked about and जिसे हम यूजुअली अपने नॉर्मल डेज या मैथमेटिक्स में सीधा इम्प्लाई कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि ऐसा ये पॉइंट का पार्ट क्यों नहीं है। हम ऐसे सवाल ज्यादा नहीं करते। या एक लेंथ की या एक लाइन की ब्रेथ क्यों नहीं हो सकती। दीज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे ऊपर से सेब गिरा, जब न्यूटन ने ये सोचा कि ऊपर से सेब गिर गया तो सेब तो गिर गया, उसके बाद टेक्निक्स आई कि वो गिरा था, किस वजह से गिरा था। तो these are the definitions. Now we will talk about axioms and postulates जो यूक्लिड ने हमें बताए थे, जिनसे ज्योमेट्री हमारी लाइफ में और मैथमेटिक्स में बहुत इजी हो गई है समझना। So let's start some axioms. So axioms of Euclid geometry are things which are equal to the same things are equal to one another. कोई भी एक चीज दूसरे के बराबर है, कोई दूसरी चीज तीसरे के बराबर है, इसका मतलब जो पहली चीज है वो तीसरी के बराबर होगी। हम इसे नंबर्स के या अल्फाबेट्स के टर्म में लिखें तो इफ a is equals to b है and b equals to c है, this implies that a is equals to c. Second one is if equals are added to equals the wholes are equal. कोई भी एक चीज दोनों में अगर ऐड करी जा रही है, जो जो आंसर रहेगा उसमें भी वो चीज ऐड होगी। अगर हमारे पास a है, हम उसमें 2 ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर हमारा अगर b आएगा तो उसमें भी 2 ऐड होगा। सिमिलरली अगर किसी एक टर्म में हमने माइनस करा है
तो जो आंसर आएगा उसमें भी माइनस होगा। नंबर 4 इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर जस्ट एक। अगर कोई एक चीज हम उस पर जस्ट रख रहे हैं और किसी एक चीज में कुछ बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमने पहली चीज रखी है हम उसमें भी बढ़ाएंगे। अगर हम मान लीजिए ए है, ए में हम 2 बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो आंसर बी होगा उसमें भी हम 2 बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे, जैसे कि हमारा सेकंड वाला था। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। Similarly, things which coincide with one another are equal to one another. Fifth is the whole is greater than the part. कोई भी एक बड़ी सी चीज ले लीजिए, मान लीजिए एक हमने सर्कल ले लिया, तो उसका अगर हम कोई एक पार्ट ले लें, ये पार्ट, ये एक क्वाड्रेंट या क्वार्टर हमने ले लिया, तो क्या बताया एग्जाम के होल, ये पूरा जो है वो हमेशा पार्ट से बड़ा ही होगा। बहुत सिंपल सी ही बात है। अगर हमने एक चॉकलेट ली है और चॉकलेट का एक पार्ट लिया है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो छोटा सा चॉकलेट का पार्ट है वो पूरी चॉकलेट से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियसली छोटा होगा, क्योंकि वो चॉकलेट बड़ी है और हम उस पूरी चॉकलेट का ही एक पार्ट ले रहे हैं। वही ये कह रहे हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो भी एक पूरा होल है वो एक छोटे से पार्ट से बड़ा ही होना है। नंबर 6 इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बोला है कि कोई भी एक चीज की अगर कोई भी चीज डबल हो रही है, मतलब ये एक है ए और ये है एक बी, अगर दोनों चीज दो गुनी हो रही है 2 इंटू 2, तो वो दोनों बराबर भी होंगी अगर वो दोनों सेम है। जैसे कि हम नंबर लें 4 इक्वल्स टू 4, अगर इसको हम डबल करें 4 टू ज़ा 8 और इसको हम डबल करें 4 टू ज़ा 8, तो 8 इज इक्वल्स टू 8 हमारा बराबर ही आ रहा है। And number 7 is things which are halves of the same things are equal to one another. कोई भी एक नंबर ले लो आप 4 equals to 4, अगर हम उन दोनों को हाफ करें, हाफ से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा वो भी नंबर 2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें दी हुई हैं और उन्होंने बहुत ही ऑब्वियस सी चीजें भी हमें बताई हैं, जो कि अब हमें ऑब्वियस लग रही हैं, लेकिन उस टाइम पे वो चीजें ऑब्वियस नहीं थी। उस टाइम पे वो सारी चीजें ऑब्वियस अगर नहीं होती तो आज हमारे पास ज्योमेट्री का बहुत अलग ही रूप होता। तो इसी वजह से यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री को एक इतने इजी तरीके से हमें बताया जिससे मैथमेटिक्स इतनी इजी हो गई। अगर अभी भी ग्रीक या हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज या स्पेनिश लैंग्वेज में भी वही ज्योमेट्री चल रही होती, तो हमारे लिए पॉसिबल होता? हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता हम ज्योमेट्री को इस तरीके से ले जा सके। So this is all about the axioms of the Euclid. Now come to postulates. There are 5 postulates which Euclid have given us, but let's talk about the 4 of them. Then we will talk about the 5th one. The first one is given two distinct points, there is a unique line that passes through them. अगर हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये पॉइंट और ये एक ये पॉइंट, देन देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। इसका मतलब एक यूनिक लाइन होगी जो इन दोनों को पास कर रही होगी। सेकेंड वन इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन, ये दोनों एक लाइन है। टर्मिनेटेड लाइन मीन्स वो लाइन जो रुक गई है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो ये टर्मिनेटेड लाइन आगे प्रोड्यूस हो सकती है। जाहिर बात है, दो एक लाइन रखी हुई है, हम उसे आगे पीछे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये एक पॉइंट है, उससे हमने ये सर्कल बनाया जिसकी रेडियस ये है, उसी ही सेंटर से हमने एक और सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस ये है, उसी ही सेंटर से हमने एक और सर्कल बना लिया जिसकी रेडियस ये है। तो कोई भी सर्कल हम बना सकते हैं विद एनी रेडियस एंड एनी सेंटर, जिसके सेंटर सेम भी हो सकते हैं बट रेडियस डिफरेंट हो सकता है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी हम राइट एंगल लें, एक ये वाला राइट एंगल ले लें या ये वाला राइट एंगल ले लें, तो वो हमेशा
इक्वल ही रहेगा, राइट एंगल इक्वल रहेगा। हम यहाँ पे लेंथ की बात नहीं कर रहे, लेंथ कुछ भी हो सकती है, एंगल 90 डिग्री का ही रहेगा क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री होता है एंड वो हमेशा हर जगह जहां पे भी राइट एंगल की बात करी जाए वो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट एंड kind of important one. Postulate number 5 is, if a straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line, if produces indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी दो स्ट्रेट लाइन है उन्हें हम बनाएं, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बना रखी है, ये एक स्ट्रेट लाइन है L, ये एक स्ट्रेट लाइन है M, और इसके ऊपर हमने अगर एक स्ट्रेट लाइन X डाल दी है, तो हम जब भी दो लाइन्स होती हैं और उसके ऊपर एक लाइन बनती है तो वहां पे इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, A, C, B एंड D। तो पोस्टुलेट नंबर 5 हमें ये कहता है कि अगर हम किसी एक साइड वाले के इंटीरियर एंगल्स को ले लें, एक साइड वाले के इंटीरियर एंगल्स क्या है, ए बी है, इस सारी साइड के इंटीरियर एंगल्स को ले ले एक जगह और इस सारी साइड के इंटीरियर एंगल्स को ले ले एक जगह, जो कि हमने ले लिया है ए प्लस बी ले लिया है और हमने सी प्लस डी ले लिया है। अब उन्होंने क्या बोला है कि if the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, उन दोनों का जो वो दोनों जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री है, राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री, उन दोनों की वैल्यू जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो जब वो लेस देन 90 डिग्री होंगे तो उन दोनों का सम जो है वो भी 180 से कम होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री एंड वो दोनों जब एक्यूट एंगल्स हैं तो दोनों का सम जो है वो भी 180 से कम होगा। So let us assume that उन दोनों का सम 140 डिग्री है, A एंड B का सम 140 डिग्री है और C और D बाहर हैं तो उनका सम मान लेते हैं 240 डिग्री है। तो उन्होंने बोला है देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूसर्स indefinitely meet on that side the which on which the sum of angles is less than two right angles. तो पोस्टुलेट नंबर 5 हमें ये कहता है कि इंटीरियर एंगल के जिस तरफ का सम 180 डिग्री से कम होगा और अगर हम उन दो लाइंस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो उस तरफ बढ़ेगी जहां पे उन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री है। जैसे कि वो A और B का वैल्यू अगर 140 डिग्री है और उन दोनों लाइंस को हम अगर आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं तो वो मिलकर एक ट्रायंगल बना लेंगी या फिर वो दोनों उसी तरफ बनेंगी जहां पे उन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री होगा। तो A और B का सम 140 डिग्री है, इट मीन्स जो लाइन दोनों आपस में मिलेंगी वो A B की तरफ मिलेंगी। So this is postulate number 5 and with this I am going to end the postulate part and now let's start exercise 5.1. One thing always try to be in your mind. One thing you have to put it in your mind that all the axiom postulates are the results. उन्हें हमें प्रूव नहीं करना है, वो ऑलरेडी रिजल्ट्स हमें गिवन है एंड उन सबको हमें अपने दिमाग में रखना है ताकि हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ये सारी चीजें उसमें हमें डालनी पड़ेंगी, इन रिजल्ट्स को हमें उसमें डालना पड़ेगा और उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा।